हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है लोमड़ी की चालाकी बनी उसकी मुसीबत। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो जब भी शिकार पर जाती उसके पीछे चीते पड़ जाते और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता। कई बार तो वो बेचारी अपनी मुश्किल से जान बचा पाती। इस सबसे परेशान होकर एक दिन उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन ये कैसे हो सकता था। यह सोचते सोचते उसे एक और उपाय सूझा और वे एक बढ़ई के पास गई। बढ़ई, तुम मेरी पूंछ काट कर लकड़ी की चीते की जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बेचारा बढ़ई क्या करता, डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काट कर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, तुम मेरा मुंह चीते के जैसा चिपका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर बेचारा क्या करता, उसने भी फिर वही काम किया जैसा लोमड़ी ने कहा। उसने चीते का मुंह लोमड़ी के ऊपर चिपका दिया। अब लोमड़ी का मुंह चीते जैसा दिखता है। उसके बाद लोमड़ी फिर एक पेंटर के पास जाती है। मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर भी डर जाता है और लोमड़ी के शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी बना देता है। अगले दिन वो चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं। ये नया चीता तो बड़ा ताकतवर लगता है और हम सबसे अलग भी है। अब वह चीतों के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाना भी खाती। उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन लोमड़ी के साथ शिकार पर गई तो चीते हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगी, लेकिन वो तो लोमड़ी है और वो चीतों के जितनी तेज नहीं भाग सकती। इससे चीतों को शक हो जाता है और वो शाम को उससे पूछते हैं, अरे तो आज भागा क्यों नहीं, तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। बेचारी लोमड़ी डरते हुए बोलती है, वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही सारा शिकार कर लूंगा। अगले दिन जब सब लोग शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है और लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यहाँ देखकर चीते समझ जाते हैं कि वो जिसके पीछे भागते थे आज वो उनके साथ दौड़ रही है और उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी बेचारी किसी तरह से वहाँ से भागकर लोमड़ियों के झुंड में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसे कोई नहीं पहचानता। मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे बचपन की साथी हूँ ना। अरे ये पता नहीं कौन है, ना जाने हमारे जैसी पूंछ है ना मुंह तेरा लोमड़ी जैसा है। इसे मार के भगा दो यहाँ से, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह देखो चीते के जैसा है। सुनकर सारी लोमड़ियां उसे मारने के लिए दौड़ती हैं। लोमड़ी बेचारी वहां से भी जान बचाकर दूसरे जंगल में चली जाती है। अब ना तो वो झुंड की हुई ना ही वो चीतों के झुंड की हुई। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपनों के साथ रहने में ही भलाई है, दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उस शेर का एक दोस्त था, चूहा। एक बार शेर जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पैर में उस चूहे ने काट लिया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। तेरी मौत आई है क्या, जो जंगल के राजा के पैर में काट रहा है, बदतमीज। चूहे ने पटाख से उत्तर दिया, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। शेर चूहे के पीछे दौड़ लगाता और चूहा पुदक पुदक कर भाग जाता। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जाने पर चूहा कहता है, रुको शेर भाई। क्यों, क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? मरना ही था तो इतना दौड़ा क्यों? अगर मैं तुम्हें नहीं काटता तो मेरे पीछे कैसे आती, और अगर तुम मेरे पीछे नहीं आती तो यहाँ पर सर्कस में करतब दिखा रहे होते।
वो कैसे? वो देखो, सर्कस वालों ने जाल बिछाया था। शेर ने कुछ दूर वापस जाकर देखा तो सचमुच सर्कस वालों ने जाल बिछा रखा था। चूहे भाई, तुमने तो अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बात कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम मेरे दोस्त हो, वरना सारे जानवर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी किसी मुसीबत में हो तो मुझे जरूर बुला लेना। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चूहे और शेर की दोस्ती तो पक्की हो गई थी। एक दिन की बात है, चूहा अपने बिल के बाहर आराम कर रहा था। तभी शेर ने उसे आवाज दी। शेर की आवाज सुनकर चूहा भागकर शेर के पास आया। हाँ भाई, चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं। चलो भाई, दोनों दोस्त घूमने चल देते हैं। रास्ते में चूहे को एक बिल्ली नजर आती है। चूहा डर के मारे शेर के पैरों के बीच में चलने लगता है। बिल्ली भी शेर के पीछे चलने लगती है। बिल्ली सोचती है शेर इसे देखेगा तो अपने पंजों से इसे दबाकर मार देगा और फिर मैं इसे खा लूंगी। बिल्ली को शेर के पीछे आता हुआ देखकर एक कुत्ता भी उसके पीछे चल देता है। बिल्ली चूहे को खाएगी और मैं बिल्ली को खाऊंगा, यह सोचकर कुत्ता उसके पीछे चलता है। कुछ और जाने पर एक सियार उन तीनों को देख लेता है तो वो भी सोचता है चलो शेर के जाने के बाद मैं इन तीनों को खा जाऊंगा। ये सोचकर वो भी पीछे पीछे चलने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर मगरमच्छ भी उनके पीछे आने लगता है। वो सोचता है अगर सियार सबको खाएगा तो इसकी टांग पकड़कर मैं इसे पानी में ले जाऊंगा और आराम से खाऊंगा। इसी तरह ये सब एक एक करके एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। इन सबको चलता देखकर हाथी सोचने लगता है शेर के डर से ही ये सब उसके पीछे चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए, शायद कहीं सभा होने जा रही है। इस तरह हाथी भी पीछे चल देता है। उनके पीछे इसी तरह पूरे जंगल के जानवर चलने लगते हैं। अब चलते चलते सब नदी के पास पहुंचते हैं। शेर और चूहा वहां बैठकर विश्राम की सोचते हैं और पलटकर पीछे देखते हैं तो उनका तो दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि पूरा जंगल तो अब उन्हीं का पीछा कर रहा था। अरे तुम सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हो भाई? सभी जानवर अपना अपना कारण बताते हैं। शेर और चूहा दोनों हंसने लगते हैं। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम तो घूमने निकले थे। एक चूहे को खाने के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगाकर चल रहे हैं। बहुत मजे की बात है। और सुनो, ये चूहा कोई आम चूहा नहीं है, ये मेरा दोस्त है। खबरदार जो किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के देखा, सबको कच्चा खा जाऊंगा। शेर भाई रहने दीजिए, मैं तो अपने बिल में ही अच्छा था। अरे नहीं नहीं, आज से तुम कहीं भी घूमो, अगर इस चूहे को कुछ हुआ तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। सभी जानवर उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। तब हाथी कहता है, लेकिन महाराज, हम में से आधे जानवर तो शाकाहारी हैं। हम तो केवल इसलिए यहाँ आए कि आप कहीं सभा करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो इस चूहे की गुणगान कर रहे हैं। सुनो, इस नन्हे चूहे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरा दोस्त है। किसी को भी इसे छोटा नहीं समझना है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर चूहे की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद सारे जानवर मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज से हम सब इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई भी जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल में एक बहुत सुंदर सा बगीचा था और उस बगीचे में एक झरना भी था। झरने के पास आसपास के गांव के लोग बहुत कम आया करते। इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे और अन्य कई तरह के पक्षी वहाँ विहार करते। इसमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता और जब भी मोर का मन करता वो झरने के पास चला जाता। झरने से गिरते हुए पानी के पास जाता और पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही वो नाचने लगता। वहीं पास पर एक पेड़ पर एक दिन एक चिड़िया आती है और यह सब देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है और यह देखकर कुहकाने लगती है, क्योंकि वो चिड़िया एक कोयल थी। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है
और कोयल की मीठी बोली सुनकर मोर को भी बड़ा मज़ा आता है और वह खुशी से और ज़ोर से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक गया था, वह वापस चला जाता है। अब ये सिलसिला रोज़ चलता। रोज़ मोर कोयल के गाने सुनकर नाचता। कोयल खूब देर तक गुनगुनाती और मोर मस्ती में नाचता रहता। दोनों को बड़ा मज़ा आता। कुछ दिन ही में कोयल और मोर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। यह सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में ये मिठास भर दी। मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर आवाज़ निकलती है। मोर को फिर कोयल से जलन होने लगती है। वो सोचता है, मैं नाच तो अच्छा लेता हूँ, पर अगर कोयल की तरह गा भी लेता तो मेरी सब कितनी तारीफ करते। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में वो नाचना छोड़ देता है। अब वो झरने के पास भी नहीं जाता। उधर कोयल हर दिन झरने के पास बैठकर गाना गाती, लेकिन मोर वहाँ नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में भी नहीं लगता। वो हर समय यही सोचता, कैसे भी मैं कोयल की तरह गाने लगूं। कई बार कोशिश भी करता, पर उसके गले से तो आवाज़ ही नहीं निकलती। कुछ दिन के बाद कोयल ने भी उस पेड़ पर आना बंद कर दिया। मोर जब भी कोयल को देखता वो उससे बात नहीं करता। उसे कोयल से नफरत हो जाती। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। तभी उसे कोयल की जैसी बोली सुनाई दी। वो ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। मोर यह देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो कोयल की जैसी आवाज़ निकल रही है। क्यों ना मैं इससे ये बांसुरी ले लूं, फिर मैं भी कोयल की तरह गा पाऊंगा। वो डाल पर से उड़ते उड़ते बांसुरी वाले के पीछे जाता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी बांसुरी रख देता है। मोर चुपके पेड़ के पीछे जाता है और बांसुरी लेकर उड़ जाता है और जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था और सोच रहा था, अब तो मैं नाच भी सकता हूँ और गा भी सकता हूँ। अब मैं सबसे अच्छा पक्षी बन जाऊंगा और उस कोयल का घमंड टूट जाएगा। बहुत कहती थी ना, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। अब तो मैं उसे संगीत सिखा कर ही दम लूंगा, देख लेना। लेकिन अब समस्या ये थी कि बांसुरी बजाए कैसे। अगर वो बांसुरी को छोड़ता तो वो नीचे गिर जाती। अगर चोंच से पकड़ता तो उसमें हवा कैसे करे। एक दिन वो बगीचे में गया। बांसुरी को जमीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है, लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती। बांसुरी बज ही नहीं पा रही थी। इस चक्कर में मोर बड़ा परेशान हो गया। ओफो, ये बांसुरी तो बजती नहीं है। लगता है मैंने गलत बांसुरी उठा ली है। फिर वह सोचता, अगर मेरी चोंच ना हो तो मैं आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेता। ये सोचकर मोर पत्थर पर जाकर अपनी चोंच खूब तेज तेज मारता है, लेकिन उसकी चोंच टूटती नहीं। अरे, ये कितनी कमबख्त चोंच है, इतने प्रहार करने के बाद भी टूटी ही नहीं। रुको, अभी कुछ और करता हूँ। इतना कहकर मोर जाकर एक पेड़ से टकराता है और फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई वहाँ नहीं आता। मोर बहुत रोता है। फिर वो किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, ये तो उसने पहले सोचा ही नहीं। हार कर वो बांसुरी फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नज़र मोर पर पड़ती है। वो उसके पास आती है। मोर भाई, ये क्या हुआ? आपकी चोंच कैसी टूट गई? क्या बताऊं कोयल बहन,
ये सब मेरे खुद की। यह बोलकर मोर कोयल को सारी कहानी सुनाता है। फिर कोयल उससे कहती है, अरे मोर भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी ही हूँ, और जैसा आपको बनाया है आप वैसे ही ठीक हैं। अब अगर सोचिए मैं नाचने लगूँ तो कैसी लगूँगी? ईश्वर ने मुझे काला बनाया है लेकिन आवाज़ बढ़िया दी है। तुम इतना सुंदर हो, इतने अच्छे पंख हैं तुम्हारे, तुम्हारे जैसा सुंदर पक्षी कोई नहीं है। मोर यह सुनकर रोने लगता है। सही कह रही हो कोयल। मैंने अपना नुकसान स्वयं कर लिया, अब मैं दाना कैसे खाऊंगा? मैं तो मर ही जाऊंगा। भाई आप चिंता मत करो, जब तक आपकी चोंच ठीक नहीं हो जाती मैं आपको दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह नाचना पड़ेगा, समझे? यह सुनकर मोर बड़ा खुश होता है। दोनों पहले की तरह नाचने और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं। हमें कभी भी अपने रंग, रूप और आकार पर निराशा नहीं जतानी चाहिए, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर जलन करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उन चींटियों में एक रानी चींटी थी जिसका नाम था क्लेरा। वो बहुत ही दयालु थी, मगर उसकी दासी वेरोनिका बहुत घमंडी। एक दिन की बात है, क्लेरा अपने झुंड के साथ जंगल से दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसके कानों में भेड़ियों के कदमों की आवाज आई। जल्दी करो, सब यहाँ से हट जाओ। और उसकी बात सुनकर वेरोनिका वहाँ से नहीं हटी। अरे ये क्या बदतमीजी है वेरोनिका, तुरंत वहाँ से हट जाओ, नहीं तो भेड़िए तुम्हें अपने पैरों के नीचे से कुचल देंगे, मारी जाओगी बेवजह। आखिर हर बार हमें ही अपना रास्ता क्यों बदलना पड़ता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो वेरोनिका, हम सबसे छोटे प्राणी हैं इस धरती के। नहीं महारानी, मैं ये सब नहीं जानती, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ये मेरा आदेश है वेरोनिका, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बेवजह मारी जाओगी। क्लेरा की बात सुनकर वेरोनिका गुस्से से हट गई। घर वापस आकर वह क्लेरा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। फिर क्लेरा ने वेरोनिका से कहा, ये क्या बदतमीजी थी? क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम इस धरती के सबसे छोटे प्राणी क्यों हैं? क्या हम बाकियों की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते? क्या हमारा आकार बड़ा नहीं हो सकता? मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ वेरोनिका। दिन में सपने देखना छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है इस दुनिया में जो भी हम चाहते हैं वो सब संभव है। देखना महारानी, एक दिन मेरा आकार भी बाकी प्राणियों की तरह होगा और उस दिन मैं जंगल के सारे जानवरों को मजा चखा दूंगी। वेरोनिका की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी चींटियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी। जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, एक दिन देखना मेरा आकार सबसे बड़ा हो जाएगा और उस दिन मैं रानी बनूंगी। इतना कहकर वेरोनिका जंगल में घूमने के लिए निकल गई। दूसरी ओर से हाथी दादा अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। उनके पैर रखने से पहले ही वेरोनिका फुर्ती से वहाँ से हट गई। अगर ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी मुंह ढाकर चले आओ। चींटी की आवाज सुनकर हाथी रुक गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कौन कौन बोल रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर नीचे देखो, तभी तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। हाथी दादा ने फिर नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी बहुत क्रोध से उनको देख रही है। माफ करना छोटी चींटी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। हाँ, तुम तो मुझे देख नहीं पाए। अगर मैं खुद से ना हटी होती तो आज स्वर्ग सिधार गई होती। तुम्हारी वजह से मैं मर जाती। गलती तुम्हारी है चींटी, तुम्हें इस जंगल में ऐसे नहीं घूमना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या ये जंगल मेरा नहीं है? क्या मैं यहाँ का प्राणी नहीं हूँ? अरे चींटी, ये जंगल भी तुम्हारा है और तुम यहाँ की प्राणी भी हो, पर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आकार में छोटी हो। बस, तुम
तुम्हें अपने आकार का इतना घमंड नहीं करना चाहिए हाथी दादा। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? हाथी दादा, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, चींटी अगर कान पर चढ़ जाए तो अच्छे से अच्छे हाथियों को भी मजा चखा सकती है। इतना कहकर वेरोनिका फुर्ती से रेंगती हुई हाथी दादा के ऊपर चढ़ गई और उनके काट में काट लिया। ओफो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें छोटा बनाया है। मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। हाथी क्रोधित होकर वहां से चला गया और सीधा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सारी घटना का वर्णन किया। फिर शेर ने चींटी की रानी क्लेरा को उसके झुंड के साथ अपनी गुफा के बाहर बुलाया। तुम्हें अपने झुंड से ही जंगल से 1 साल के लिए जाना होगा। यही तुम लोगों की सजा है। अभी इसी वक्त जंगल को छोड़कर चले जाओ। हमारा क्या दोष है महाराज? तुम्हारे झुंड की एक चींटी ने हाथी दादा को जानबूझकर परेशान किया है। कोई और होता तो मैं उसे कड़ा दंड देता, पर क्या करूं, तुम चींटियों को मैं कोई और दंड नहीं दे सकता। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि तुम इनकी रानी हो, इसलिए यह कसूर तुम्हारा ही है। अगर कोई चींटी जानबूझकर गलती करती है तो सज़ा तुम सबको मिलेगी। जाओ और जल्दी करो। बेचारी क्लेरा खामोशी से जंगल छोड़ने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक धुआं सा आया और सारी चींटियों के आसपास मंडराने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक बहुत बड़ी चींटी में बदल गया। मैं हूँ चींटियों की सबसे बड़ी रानी, मतलब जादुई महारानी। अरे आप तो आकार में बहुत बड़ी हैं जादुई महारानी। हाँ, मैं आकार में बड़ी हूँ और मैं तुम लोगों को भी अपने जैसा कर सकती हूँ। क्या सच में आप हमें भी बड़ा आकार दे सकती हैं? हाँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं तुम सबको अपने जितना बड़ा कर दूंगी, पर उसके बाद तुम लोगों को जंगल के जानवरों का खून बहाना होगा, क्योंकि ये हम जैसी चींटियों को अपने आगे कुछ नहीं समझते। क्या मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? क्लेरा ने फिर वेरोनिका से कहा, मैंने तो आज तक ऐसी चींटी कभी नहीं देखी। तुम इसका विश्वास मत करो, ये जरूर कोई माया है। तुम चुप रहो क्लेरा। क्लेरा को चुप कराने के बाद वेरोनिका ने जादुई चींटी से जाकर कहा, हाँ, मैं अपना आकार बड़ा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। वेरोनिका के इतना कहते ही वेरोनिका और सारी चींटियाँ बड़ी हो गई और क्लेरा बेचारी छोटी ही रही, क्योंकि उसने शर्त मानने से इनकार कर दिया। अब सारी चींटियाँ जादुई महारानी के साथ मिलकर जंगल के जानवरों को सताने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने जंगल में आतंक फैला दिया। यह सब देखकर राजा का मंत्री और सलाहकार उल्लू उड़ता हुआ जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। महाराज, लगता है वो वापस आ गई है। इस बार उसने चींटियों का सहारा लिया है। हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये पूरे जंगल को समाप्त कर देंगी। हाँ, अब तुम ही बताओ, तुम ही मेरे सलाहकार हो, क्या किया जाए? महाराज, हमें बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि ताकत से तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है। कुछ देर के बाद वेरोनिका, जादुई चींटी और अन्य सभी चींटियाँ राजा के पास पहुँच जाती हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। समझते क्या हो तुम हम चींटियों को? अरे वेरोनिका, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो? ये कोई जादुई चींटी नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है जिसे मैंने कुछ समय पहले जंगल से बाहर निकाला था। आज ये आकर तुमसे बदला ले रही है। अब देखना, हमें खत्म करने के बाद ये तुम्हें भी खत्म कर देगी, क्योंकि ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं वेरोनिका, शेर की बातों में मत आओ। ये तुम्हें बहला रहा है। जल्दी से इसे खत्म करो, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगा। वो सब तो ठीक है महारानी, पर इसने एक बात तो सही कही कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए पहले आपको खत्म करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो। बस इतना कहते ही चींटी और जादुई चींटी के बीच में घमासान युद्ध होता है। दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देती हैं। अरे महाराज, ये सही हुआ। आज हम बुद्धिमानी से जीत गए, वरना ये चुड़ैल दोबारा फिर और जानवरों को परेशान करती। और देखिए, आज बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये समाप्त हो गई।
अब मैं तुम सारी चींटियों को यहाँ से जाने का दंड देता हूँ। आज के बाद इस जंगल में दिखाई मत पड़ना। शेर इतना कह ही रहा था कि सारी चींटियां छोटी हो गईं और जादुई महारानी का सारा जादू खत्म हो गया। बेचारी क्लेरा रेंगती रेंगती शेर के पास आई। नहीं महाराज, नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है। इन सब में की जिम्मेदार वेरोनिका है, जो कि इस लड़ाई में मारी गई। कृपा करके हम सबको छोड़ दीजिए। हाँ महाराज। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, गलती तो वेरोनिका की है। और वैसे भी इन सब की वजह से ये चुड़ैल मर गई, तो अच्छा ही है हमारा जंगल चुड़ैल से मुक्त हो गया। हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिल गई उससे। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। जाओ, जाकर अपने घर में शांति से रहो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है उसे उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, कि कई जगह ताकत की जगह बुद्धि से काम लेने पर समस्या का हल जल्दी हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ रहा करता था। वो बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा, क्यों ना अब इंसानों का मांस खाया जाए। सुना है इंसानों का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। एक दिन की बात है, एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे देखा और झट से जाकर उसे पकड़ लिया और नदी में खींचकर अंदर ले गया। मगरमच्छ को तो आज कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया और यह बात आसपास के गांव में फैल गई। अब कोई भी आदमी नदी के पास नहीं जाता, क्योंकि उन्हें मगरमच्छ का डर था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसे शिकार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बेचारा मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। एक दिन वो पानी के अंदर तैरकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगरमच्छ ने देखा, वो पोटली सोने के सिक्के से भरी हुई थी। अब तो मगरमच्छ का दिमाग घूम गया और उसे एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उनकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया। उसकी नज़र सोने के सिक्कों से भरी पोटली पर पड़ गई और उसके मन में लालच आ गया। दूर से उसे वो पोटली के नीचे मगर जो पानी में बैठा हुआ था वो तो दिखाई ही नहीं दिया। फिर वह किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगरमच्छ ने उसे पकड़कर खींच लिया। आहा, आ जाया ना शिकार, आज जी भर कर खाऊंगा। अब मगर हर दिन यही करता, उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बिठाए शिकार मिल जाता। खा पीकर मगरमच्छ बहुत मोटा हो गया। अब मगरमच्छ रोज दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर बैठकर अपनी पीठ पर सोने की सिक्कों की पोटली रख देता और सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में आकर मगरमच्छ का शिकार बन जाते। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन ये तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कैसे लोगों को मारता है और लोग कैसे उसका शिकार बन जाते हैं, क्यों लोग नदी के पास चले जाते हैं। ये सब सोचकर गांव वाले बड़े परेशान थे। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत में इस बात का फैसला लिया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे, ताकि पता चल सके कि मगरमच्छ नदी में है या नहीं और उन गांव वालों को किसने मारा है। जब नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। तब लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा मगरमच्छ नदी से कहीं और चला गया है। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने काम में लग गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 महीने बाद फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब परेशान हो गए।
गांव वाले फिर इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब यह सब सुनकर चकित हो जाते हैं। शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी के किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखते हैं कि मगरमच्छ कब आता है, लेकिन कुछ दिनों तक मगरमच्छ आता ही नहीं है। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी के किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन की बात है, मगर वही सोने की सिक्कों की पोटली लेकर पानी की सतह पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगरमच्छ मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में भी जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने की सिक्के की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं। दुबला पतला कुछ दिनों से बहुत ही भूखा भेड़िया घूम रहा था। उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए भूख के मारे वो चक्कर आ रहे थे और चारों तरफ कुछ नहीं नजर आया, तो वो बेचारा एक जगह बैठकर घास खाने लगा। उसी समय उसके पास से एक शेर गुजर रहा था। उसने भेड़ियों को घास खाते हुए देखा और उसके पास गया और बोला, अरे ओ भेड़िए भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम ये क्या कर रहे हो? एक मांसाहारी प्राणी होकर घास खा रहे हो? यह तो मांसाहारी प्राणियों के लिए शर्म की बात है। भेड़िया झट से अपनी चतुराई वाले दिमाग को चलाकर बोला, क्या करूं महाराज, आपके सामने मैं सर झुकाता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, वैसे तो आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन आपका यह दास बहुत दुखी है। मेरे शरीर की हालत देखकर तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि भूख के मारे मेरा क्या हाल है। जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तब घास खाने की नौबत आ गई। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं महाराज। अरे रे रे रे, ये बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शिकार करके तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। तुम मेरे साथ आओ। भेड़िया मन ही मन बड़ा खुश हो गया, शेर की तारीफ करने लगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप एक महान राजा हैं। इस जंगल में आप जैसा दयालु राजा पहले कभी नहीं हुआ। कृपया करके मेरे लिए भोजन का इंतजाम कीजिए, और मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों जंगल में शिकार ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद शेर ने देखा एक जंगली भैंसा खेत में चर रहा था। उसने मौका देखकर उस पर वार किया। शेर के साथ साथ भेड़िए की भी लॉटरी लग गई। उसने पेट भर कर मांस खाया और शेर की तारीफों पे तारीफें करता रहा। खाना खाने के बाद शेर भेड़िए के साथ उसकी गुफा में चला गया, क्योंकि शेर अकेला रहता था, उसका परिवार उसके साथ नहीं था। शेर ने सोचा, भेड़ियों को अपने साथ रख लेता हूँ, अच्छा है एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। पर भेड़िए के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि मैं राजा का मंत्री बनूंगा। हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, पर आपका कोई मंत्री तो नहीं है। मुझे मंत्री बना लीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे सुझाव दूंगा। अच्छा, ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री बन जाओ। हर रोज मुझे सुझाव देना और ऊंचे टीले पर जाकर मुझे सूचित करना कि शिकार आ रहा है। मैं उसका शिकार करूंगा और तुम मेरे साथ उस शिकार को खा लेना। तब तुम मेरे साथ रह सकते हो। बताओ, मंजूर है? हाँ महाराज, आपकी जो आज्ञा। शेर राजा का मंत्री बनकर तो भेड़िए की ठाट भाटी बदल गए। उसे हर दिन शेर के साथ रोज ताज़ा मांस खाने को मिलता। उसकी तबीयत फिर से सुधरने लगी। अब वह मोटा तगड़ा बन गया। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरने लगे। छोटे मोटे जानवर तो उसे देखकर ही नतमस्तक हो जाते। शेर राजा का मंत्री होने के कारण सब उसे सलाम करते। इस वजह से उसमें घमंड आ गया। एक दिन वह शेर से बोला, महाराज, मेरा भी रुतबा बहुत बढ़ गया है। जंगल के सभी जानवर मुझे अपना जैसा सम्मान देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा तो लगेगा ही, और ये तो होना ही था। तुम मेरे मंत्री जो हो, तुम्हारा शरीर भी काफी अच्छा तगड़ा हो गया है। अब तो तुम्हारी जय जयकार होगी ही।
महाराज, देखा जाए तो मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। आपका क्या विचार है? मैं आपके जैसे बड़े बड़े शिकार कर सकता हूँ। असल में तो मैं ही आपके लिए शिकार लेकर आता हूँ। शेर के दिमाग में अब ये समझ आ गया कि भेड़िया घमंडी हो गया है। उसे लगता है सभी जानवर उसकी ताकत के कारण उससे डरते हैं। शेर ने सोचा इस भेड़िए को वास्तविकता का ज्ञान कराना ही चाहिए। तो वह फिर भेड़िए से बोला, मंत्री महोदय, मैं अब शिकार करके थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जगह पर शिकार करोगे? वैसे भी तो आपसे सारे जंगल के जानवर डरते हैं। ये तो आपने ठीक कहा महाराज, परंतु शिकार तो राजा करते हैं और मैं तो मंत्री हूँ। अच्छा, ये बात है। तो मैं तुम्हें आज से राजा बना देता हूँ और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाता हूँ। राजा बनकर तो शिकार कर ही लोगे। सोच समझ कर बताना, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। शेर की बात सुनकर भेड़िया मन ही मन बड़ा खुश हो गया। राजा स्वयं उसे राजा बनने के लिए बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। भेड़िया अब लालच में आ गया और उसने तुरंत हाँ बोल दी। महाराज, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आसानी से शिकार कर सकता हूँ। आप जंगल में इस बात को फैला दीजिए कि आपने मुझे राजा बना दिया है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई भी मुझे राजा मानने से इनकार कर देगा। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही इस बात को जंगल में घोषित करवा देता हूँ कि अब से इस जंगल के राजा आप हैं और मैं आपका मंत्री हूँ। अब से मैं आपके लिए शिकार पर नजर रखूंगा और आपको सूचना दूंगा। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। इस मंत्री का भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा ना महाराज? बिल्कुल मंत्री महोदय, चिंता मत करो। मेरे राज में तुम भूखे नहीं रहोगे। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना और शिकार देखते ही मुझे सूचित करना। जब मेरा पेट भर जाएगा मैं तुम्हें खाने के लिए अवश्य दूंगा। ठीक है महाराज, अब तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप जो खाएंगे वही मैं खाऊंगा, आप जो आदेश देंगे वही मैं मानूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ शिकार की तलाश करो। अगले दिन योजना के अनुसार शेर जंगल में गया और वहां ऊंचे टीले पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा। कुछ देर के बाद शेर को वहां एक जंगली भैंसा दिखाई पड़ा। फिर वह तुरंत भेड़िए के पास गया और बोला, महाराज, जल्दी चलिए, मैंने शिकार को देखा है। वो वहाँ टीले के नीचे खड़ा है। जल्दी करे, कहीं वो वहाँ से चला ना जाए। अच्छा, चलो चलो, चलता हूँ मैं। अब देखना मैं कैसे शिकार करता हूँ। जल्दी चलो, कहीं वो भाग ना जाए। महाराज, मैंने उसे वहाँ टीले के नीचे देखा है। आप जल्दी करिए। शेर की बात सुनकर भेड़िया जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचा और भैंसे को राजा भेड़िए ने देखा तो उसे अपने बल पर बड़ा घमंड हो गया। उसने सोचा, मैं शेर की तरह कूदकर इसका शिकार कर लूंगा और इसे मार दूंगा। वैसे भी मेरे में ताकत तो शेर से ज्यादा ही आ गई है। महाराज, शिकार तैयार है, हमला करिए ना। भेड़िया जैसे ही भैंसे के ऊपर कूदा, भैंसे ने उसे अपने सूंड से जोरदार पटकी लगाकर नीचे फेंक दिया। उसके बाद भेड़िया जो गिरा फिर दोबारा उठ ना पाया और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया और शेर वहां से खड़ा खड़ा देखता रहा। इसलिए कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का घमंड एक दिन चूर चूर हो ही जाता है।